हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये थर्ड पार्ट है पुष्पी पाठों में लैंगिक जनन का। दो पार्ट अपन ने कर लिए थे, छोटा सा पार्ट होगा, थर्ड पार्ट है। इसमें अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग इसकी खत्म करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है भैया, ऐप का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी बायोलॉजी की, तो जाकर उसको अटेम्प्ट जरूर से करना। हर थर्सडे अपना टेस्ट होता है, तो आप जरूर से देखना, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं बात करूं टेलीग्राम चैनल की, तो वहां पर ज्वाइन कर लेना, आपको पता रहेगा कि कब क्लासेस होनी है, कब नहीं होनी, क्या टाइमिंग रहेगा, वो सारी बातें टेलीग्राम पर आपको मिल जाती हैं। तो दोनों जगह आप जा सकते हो, सब कुछ फ्री है। अब बात करते हैं आज के क्लास की। क्लास में आज अपन करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का जो लास्ट पार्ट अपना रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद में जो अपन नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं वो मानव स्वास्थ्य तथा रोग करने वाले हैं, क्योंकि जो अगला टेस्ट आएगा उसमें ये सिलेबस के अंदर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग वाला चैप्टर। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। पहले तो दो पार्ट थे, उनके अंदर अपन ने मैक्सिमम जो पार्ट है इस चैप्टर का वो कर लिया था। ठीक है, चाहे अपन ने युग्मक बनाने की बात हो, युग्मक बना लिए थे दोनों। ठीक है, उसके बाद में अपन ने परागण भी पढ़ लिया था। ठीक है, पोलिनेशन अपन ने पढ़ लिया था, पोलर पिस्टल इंटरेक्शन भी अपन ने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे, निषेचन की बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना, समझना, मजा आएगा। आ जाओ, निषेचन क्या होता है? निषेचन क्या होता है? इंग्लिश में इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप सब जानते हो यार निषेचन क्या बवाल है। निषेचन क्या होता है आप ये बात सब जानते हो, और जानते या नहीं जानते? युग्मक, ठीक है, किसी भी चीज का फ्यूजन होना, ये बोल दो कि युग्मक का किसी भी चीज के साथ में फ्यूजन होना, दो युग्मकों का फ्यूजन होना क्या होता है? आपका निषेचन होता है। ठीक बात है। अभी यहां पर निषेचन करवाएंगे और कुछ अलग हिसाब का निषेचन होगा। यहां पर कुछ अलग हिसाब का निषेचन होता है। किसके अंदर? एंजियोस्पर्म्स के अंदर कुछ अलग तरीके का निषेचन होता है। ध्यान से देखना, ये है जी आपकी क्या पोलन ट्यूब है। ठीक है, पिछला लेक्चर अगर आपने दो पार्ट देखे हैं तो आपको ये बिल्कुल सारी बातें क्लियर रहेंगी, है ना। तो पिछले पहले दो पार्ट अगर आपने देखे तो आपको मजा आएगा। ये जो आपकी पोलन ट्यूब निकली थी, परागकण नली जो निकली थी, ठीक है, ये परागकण नली निकलकर यहां तक पहुंच गई जी। कहां तक पहुंच गई? यहां तक नीचे आ गई। ठीक है, अब मैं आपको एक बार एनसीईआरटी वाले डायग्राम में भी दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर रहें, क्योंकि बीच में थोड़ा सा गैप आ गया ना, तो आपको पता रहना चाहिए। ये ऊपर आए थे, परागकण आए थे। ठीक है, फिर एक परागकण ने क्या बनाई? एक नली बना ली बड़ी सारी। ठीक है, इस नली में क्या आएंगे? यहां से युग्मक आएंगे, नर के जो युग्मक हैं वो यहां आएंगे। किसके पास में? सहायक कोशिका के पास में आएंगे। जो सिनर्जिड्स हैं उनके पास में, यहां ये जो वाली कोशिका जो है इनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। ये क्या है? अंडक है। ऊपर वाला क्या है? अंडक है। ये सहायक कोशिका के पास में आएंगे। सहायक कोशिका के अंदर क्या होते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, और वो फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या करते हैं? दिशा दिखाने का काम करते हैं। किसको? युग्मक को कहेंगे भैया तुम्हें इधर जाना है, इधर आपका अंडक है, तुम्हें इसके साथ में जाके मिलना है। ठीक है, यहां पर ये युग्मक आ जाते हैं। फिर अगली स्टेप देखो, ये देखो ये युग्मक आ गए। ठीक है, ये दो क्या है? पुं युग्मक का मतलब क्या है? नर के युग्मक है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? कायिक केंद्रक। ठीक है, कायिक केंद्रक मैंने आपको बताया था कि जो आपका परागकण होता है उसके अंदर एक तो क्या होता है? आपकी कायिक कोशिका होती है, उसके अलावा आपकी जनन कोशिका होती है जो कि आगे जाके क्या बनाती है? युग्मक बनाती है। ठीक है, तो ये दो युग्मक हैं आपकी, और ये क्या है? कायिक का केंद्रक है। ठीक है, अब ये जो युग्मक है वो यहां आ गए। ये नर की युग्मक देखो यहां आ गए। एक का नर का युग्मक कहां चला जाएगा? अंडक के पास में चला जाएगा, जो अंडा है उसके पास में चला जाएगा। ठीक है, एक जो नर का युग्मक है वो किससे मिलेगा? अंडे से मिलेगा। और दूसरा जो नर का युग्मक होगा वो किससे मिलेगा? ध्रुवी केंद्रकी से मिलेगा। अब मैं आपको अपने नोट्स वाले डायग्राम में लेके चलूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपकी पराग नली आई। ठीक है, परागकण की जो नली है वो आई। इस नली के अंदर क्या है जी? भैया दो युग्मक हैं। बिल्कुल ठीक बात है भैया, दो युग्मक हैं। अब इनमें से एक युग्मक जो है वो किससे मिल जाएगा? इस एग सेल के साथ में आके मिल जाएगा। और दूसरा जो युग्मक होगा वो इन ध्रुवीय केंद्रकी के साथ में मिल जाएगा। ये जो ध्रुवीय केंद्रक है, दो ध्रुवीय केंद्रक है, इनके साथ में जाकर वो मिल जाएगा। तो अपने पास में है क्या? मोटी मोटी बात समझो, अपने पास में दो नर के युग्मक हैं, उनमें से एक जो है वो एग सेल के साथ में मिलेगा, और दूसरा जो है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ में मिलने वाला है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। दो नर युग्मक है अपने पास में। एक नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ में मिलेगा। ठीक है, एक नर युग्मक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक के साथ में मिलेगा। ठीक है, नर युग्मक कैसा है? हैप्लॉइड है, अगुणित है। बिल्कुल, युग्मक है तो अगुणित ही होगा। और जो ध्रुवीय केंद्रक है वो कैसा है? द्विगुणित है। कैसा है? द्विगुणित है।
ठीक है, तो ये अगुणित है, ये एक एन है, ये ध्रुवीय केंद्रक क्या है, 2n है। ठीक है, दोनों आपस में मिले, ध्रुवीय केंद्रक और नर युग्मक दोनों आपस में मिले तो 1n और 2n, कितने n हो गए टोटल, 3n हो गए, मतलब त्रिगुणित हो गया मामला। यहां पर क्या हो गया, त्रिगुणित। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है, तब बनता है पीईसी बनती है। क्या बनती है, पीईसी। ये पीईसी क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। क्या बनती है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और इसके अंदर जो केंद्रक होगा, इसके अंदर जो केंद्रक होगा उसका नाम होगा पीईएन, पैन। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, और ये कैसा होगा, 3n होगा। 3n क्यों होगा, एक n युग्मक का और 2n ध्रुवीय केंद्रक का, 3n हो जाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 3n मतलब त्रिगुणित हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल बातें बता रहा हूं। इसके अंदर क्या है, यहां पर 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। ठीक है, एक क्या है आपका एग सेल है। ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 2 नर के युग्मक आए, एक मैं ये कह रहा हूं, एक तो एग सेल से मिल जाएगा और दूसरा ध्रुवीय केंद्रक से मिल जाएगा। बहुत सिंपल बात है। ठीक है, यहां पर एक नर युग्मक किससे मिल रहा है, ध्रुवीय केंद्रक से मिल रहा है। युग्मक कैसा है, अगुणित है। ध्रुवीय केंद्रक कैसे हैं, द्विगुणित हैं। तो 1n और 2n कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलेंगे, तो क्या बनता है, तब बनता है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है। और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा, जो केंद्रक होगा, उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहेंगे। और वो कैसा होगा, वो 3n होगा, त्रिगुणित होगा। ठीक बात है। ये एक नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक, इन दोनों के मिलन को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिसलायन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो नर युग्मक हो गया और ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, 2 तो ध्रुवीय केंद्रक, 1 नर युग्मक, 3 चीजें आपस में मिल रही हैं, इसलिए क्या कह दिया अपन ने, त्रिसलायन कह दिया, ट्रिपल फ्यूजन इसको कह दिया अपन ने। एक नर युग्मक का तो काम हो गया। अब ये जो दूसरा नर युग्मक है, जो आपका एग सेल से मिलेगा, इसका देख लेते हैं बाजू। अब दूसरा जो नर युग्मक होगा वो किससे मिलेगा, एग सेल से मिलेगा। और नर युग्मक जो है वो कैसा है, अगुणित है। और एग सेल भी कैसी है, अगुणित है। एक नर युग्मक और एग सेल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये भी n, ये भी n, 2n आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, 2n बनेगा, द्विगुणित स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो नर युग्मक और एग सेल आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये तो अपना नॉर्मल निषेचन हो गया। अरे ऐसा ही निषेचन नहीं होता और किसी में, ऐसा निषेचन तो अपन ने ह्यूमन में भी देखा है, मानव के अंदर भी देखा है कि भैया नर का जो युग्मक है वो मादा युग्मक के साथ में जाके मिल रहा था और निषेचन हो रहा था और युग्मनज बन रहा था। ये तो वैसा नॉर्मल निषेचन हो गया ना, ये तो अपना नॉर्मल निषेचन अपने देखा है। ये वाला कुछ अक्षरशः अलग है भैया। ठीक है, एक नर युग्मक एग सेल से मिलेगा और युग्मनज बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, क्या है, द्विगुणित होगा, युग्मनज के साथ द्विगुणित होगा। इस प्रोसेस को कहते हैं सिंगेमी। ठीक है, युग्मक सलयन। तो यहां पर 2 टाइप के क्या हो रहे हैं, निषेचन हो रहे हैं। एक निषेचन हो रहा है आपका युग्मक सलयन और दूसरा हो रहा है आपका त्रिसलयन। सही बात है या नहीं है, 2 निषेचन हो रहे हैं यहां पर। इसीलिए क्या कहा है, त्रिसलयन प्लस युग्मक सलयन, क्या कर सकते हैं, इसको दोहरा निषेचन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, दोहरा निषेचन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। भैया कैसे हो रहा है, एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगा, फिर अपन एनसीईआरटी पे चलने वाले। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई। 2 युग्मक है अपने पास में नर के। एक नर का युग्मक जो किससे मिलेगा, ध्रुवीय केंद्रक से मिलेगा। कितने ध्रुवीय केंद्रक हैं, 2 ध्रुवीय केंद्रक हैं। कैसे हैं, 2n है जी, द्विगुणित है। ठीक है, नर युग्मक और ध्रुवीय केंद्रक जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, पीईसी बनाएंगे, जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाएंगे। ठीक है, और इनका जो केंद्रक होगा उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहेंगे। कैसा होगा, ये 3n होगा, त्रिगुणित होगा। ठीक है, उसके अलावा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, त्रिसलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि 3 कोशिकाएं आपस में मिल रही हैं, ऐसे मान लो। फिर बात करें अपन, दूसरा जो नर युग्मक होगा वो किससे मिलेगा, एग सेल से मिलेगा। दोनों ही क्या है, अगुणित अगुणित है। तो जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा और वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं युग्मक सलयन कहते हैं। अब त्रिसलयन और युग्मक सलयन दोनों को साथ में क्या कह सकते हैं, दोहरा निषेचन कह सकते हैं, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन यहां पर हो रहे हैं। आज एनसीईआरटी पे आ जाओ, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन। ठीक है, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करने के पश्चात, सहायक कोशिका नीचे वाली जो एग सेल के पास में 2 कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, सहायक कोशिका। उनमें प्रवेश करने के पश्चात पराग नलिका जो है, पराग नलिका द्वारा सहायक कोशिका के जीव द्रव्य में 2 नर युग्मकों को क्या कर दिया जाता है, अवमुक्त कर दिया जाता है। कहां पर, सहायक कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर। इनमें से एक नर युग्मक कहां, अंड कोशिका की ओर गति करता है। एक नर युग्मक कहां जाएगा, अंड कोशिका की तरफ, एग सेल की तरफ। एग सेल हिंदी में अंड कोशिका, अंड कोशिका की तरफ गति करेगा। और दूसरा जो केंद्रक के साथ संगलित होता है, जिससे युग्मक संलयन कहते हैं, जिसको युग्मक सलयन कहते हैं। ठीक है,
जिसके परिणाम में द्विगुणित कोशिका युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट की रचना होती है। दूसरा जो नर युग्मक होगा वो कहा जाएगा, वो केंद्रीय कोशिका में स्थित दो ध्रुवीय जो न्यूक्लियाई हैं, ध्रुवीय जो केंद्रक हैं, उनसे जाकर मिलेगा, ठीक है, उनकी तरफ गति करता है और उनसे जाकर संगलित होकर त्रिगुणित क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी मैंने कहा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। जैसा कि इसके अंतर्गत 3 अगुणित न्यूक्लियाई केंद्र की सम्मिलित होते हैं, तो इसलिए क्या कह सकते हैं अपन, त्रिसलन कह सकते हैं इसको। यहां पर 3 अगुणित क्या है, 3 अगुणित न्यूक्लियाई हैं, इसलिए क्या कह दिया अपन ने, त्रिसलन कह दिया। क्योंकि एक भ्रूणपुटी भ्रूणकोश में 2 प्रकार के सलयन हो रहे हैं, एक भ्रूणकोश जो है उसके अंदर 2 प्रकार के सलयन हो रहे हैं, इसलिए क्या कह देंगे, इसको दोहरा निषेचन कह देंगे। युग्मक सलयन तथा त्रिसलयन स्थान लेते हैं, अतः इस घटना को अपन दोहरा निषेचन कह सकते हैं। ठीक बात है, क्योंकि 2 प्रकार के निषेचन हो रहे हैं, एक त्रिसलयन हो रहा है, एक आपका युग्मक सलयन हो रहा है, ठीक है, युग्मन सलयन हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो कि पुष्पी पादपों के लिए एक अनूठी घटना है, जो पुष्पी पादप है सिर्फ इन्हीं में ये दोहरा निषेचन पाया जाता है, बाकी और किसी प्रकार की प्लांट में नहीं पाया जाता। जो आपके एंजियोस्पर्म जो है वही पुष्पी प्लांट है, उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है, ठीक। त्रिसलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाती है, ठीक है। त्रिसलयन के बाद में जो आपकी केंद्रीय जो कोशिका है, जो केंद्रीय कोशिका जो बीच वाली जो कोशिका थी, वो क्या बन जाएगी, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन जाएगी, पीईसी बन जाएगी, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तथा भ्रूणपोष के रूप में विकसित होने लगती है, जबकि युग्मनज जो है वो भ्रूण के रूप में विकसित होने लगता है। जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी है ना, वो आगे जाके क्या बनाएगी, भ्रूणपोष बनाएगी, और जो आपका युग्मनज बना है वो क्या बनाएगा, आगे जाके भ्रूण बनाएगा। ये तो सिंपल सी बात सबको पता ही है, ठीक है। अब निषेचन पश्चात पश्च संरचनाएं और घटनाएं कौन कौन सी, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। जो नोट्स में आ जाओ वापस, निषेचन पश्च संरचनाएं और घटनाओं की बात करेंगे। आ जाओ। जाइगोट जो है अपना, जो युग्मनज बना वो किसमें परिवर्तित होगा, आगे जाके वो परिवर्तित हो जाएगा आपका एम्ब्रियो, भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। जो युग्मनज बना है अपना, जो जाइगोट बना है, वो आगे जाके किसमें परिवर्तित होगा, भ्रूण में परिवर्तित होगा। पीईसी क्या है, आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, या फिर हिंदी में बात करूं तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये आगे जाके विकसित होगी किसमें, भ्रूणपोष के अंदर विकसित होगी, एंडोस्पर्म के अंदर जाके विकसित होगी। फिर मैं बात करूं बीजांड की, ओव्यूल की मैं बात करूं तो बीजांड किसमें डेवलप होगा, बीज के अंदर डेवलप होगा। पिछले वाले पार्ट जो मैंने आपको बताया था उनमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो बीज है, बीजांड जो है वो आगे जाके बीज में विकसित होता है, और जो आपका अंडाशय है वो आगे जाके फल में विकसित होता है। तो ये आपको मेन मोटी मोटी बातें अब आपको पता होनी चाहिए। निषेचन अपना हो चुका है जी, निषेचन अपन ने करवा दिया है। निषेचन होने के बाद में अब क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। निषेचन अपन ने करवाया, क्या बना अपने पास में, एक तो भैया प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन गई, और क्या बना अपने पास में, युग्मनज बना। 2 चीजें अपने पास में बनी है। मैं कह रहा हूं उनमें से जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका है वो आगे जाके भ्रूणपोष बनाएगी, ठीक है। अभी बताऊंगा भ्रूणपोष क्या काम आएगा, और जो आपका युग्मनज बना वो आगे जाके बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो बीजांड था अपना, जो ओव्यूल था, वो आगे जाके बीज बनाएगा, और जो अंडाशय है वो क्या बनाएगा, फल बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भ्रूणपोष की बात करते हैं। आ जाओ, ध्यान से देखना। भ्रूणपोष नाम से पता लग रहा है, भ्रूण मतलब आपका भ्रूण होता ही है, ठीक है। पोष मतलब पोषण, भ्रूण को जो पोषण देगा, भ्रूण को जिससे पोषण मिल रहा है उसको क्या कहेंगे अपन, भ्रूणपोष कहेंगे। तो भ्रूण को पोषण देता है, ये क्या करता है, भ्रूण को पोषण देता है। ये कैसा होता है, 3n होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, त्रिगुणित होता है। अरे ये त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित, ये वाले आपको याद रखने हैं, यहां से फंसाएगा आपको, क्वेश्चन में फंसा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन अगुणित है, कौन द्विगुणित है, कौन त्रिगुणित है, ठीक है। ये वाली बातें आपको याद होनी चाहिए। तो भ्रूणपोष कैसा है, त्रिगुणित होता है, ठीक है। भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण से पहले बन जाता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं जब अपन ने निषेचन करवाया तो अपने पास में एक युग्मनज बना और एक अपने पास में भ्रूणपोष कोशिका बनी। अब मैं ये कह रहा हूं युग्मनज जो है वो आगे जाके किस में डेवलप होता है, भैया वो डेवलप होता है भ्रूण के अंदर, और जो भ्रूणपोष कोशिका वो आगे जाके क्या बनाती है, भ्रूणपोष बनाती है। और भ्रूणपोष क्या है, भ्रूण का खाना है, ठीक है। जो एम्ब्रियो बनेगा उसका क्या है, खाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो भ्रूण बनेगा ना, जो एम्ब्रियो बनेगा, उससे पहले ही क्या बन जाता है, आपका भ्रूणपोष बन जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, कोई अपने घर में मेहमान आने वाला होता है तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, उस मेहमान के अकॉर्डिंग अपन क्या बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, ठीक है। बढ़िया बढ़िया खाना बना लेते हैं, अपन को पता लग गया मेहमान आने वाला है, घर की साफ सफाई, बढ़िया खाना बना लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मेहमान आएगा उसके बाद में खाना बनाने स्टार्ट करेंगे, तब कब खाना बनेगा, पहले से खाना बनाने, अब को पता लग गया तो पहले अपन खाना बनाने लग जाते हैं ना। वैसा ही काम यहां पर होगा, भ्रूण जो है, एम्ब्रियो जो है वो बनेगा, उससे पहले ही उसका खाना तैयार हो जाता है। अगर उसका खाना तैयार नहीं होगा तो जो एम्ब्रियो है वो भूखा मर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं अपन, जब युग्मनज से एम्ब्रियो बनेगा उससे पहले अपन उसका भ्रूणपोष तैयार कर लेंगे, ठीक है, ताकि उसको अपन खाना खिला सके। सिंपल बात है, उसको पोषण अपन दे सके। तो भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण से पहले बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
भ्रूण, यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको फंसा सकता है ना कि भ्रूणपोष बाद में बनता है, ये वो भ्रूणपोष जो है वो भ्रूण से पहले बनता है, ठीक बात है। चलो अब जो भ्रूणपोष है, ठीक है, वो दो प्रकार का मान लो जी इसको, ठीक है। एक है आपका कोशिकीय भ्रूणपोष, एक है आपका मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष। एक कोशिकीय भ्रूणपोष है, एक मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष है। ये जो मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष है, ये क्या है, मोस्ट कॉमन यही है, सबसे कॉमन जो है वो वाला यही है, ठीक है, मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष। इसके अंदर क्या होता है जी, इसके अंदर होता क्या है, ये कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है, ठीक है। ये केंद्रक जो है, इसके अंदर क्या हुआ, विभाजन हुआ और क्या बन गए, ये दो केंद्रक बन जाएंगे, फिर आगे जाके तीन केंद्र, ऐसे केंद्रक के अंदर क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होगा, सिर्फ केंद्रक के अंदर विभाजन होगा। इस प्रकार के भ्रूणपोष को क्या कहेंगे, मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष कहेंगे। और सबसे ज्यादा सामान्य जो भ्रूणपोष है वो कौन सा है, मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष ही होता है। एग्जाम्पल की बात करूं तो नारियल पानी आप सबने पिया होगा या फिर देखा तो होगा ही कम से कम, ठीक है। जो नारियल पानी होता है वो क्या है, भ्रूणपोष ही है, वो क्या है, भ्रूणपोष ही है। जो नारियल पानी आप पीते हैं वो भ्रूणपोष ही होता है। और वो भ्रूणपोष कौन सा होता है, मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष होता है, ठीक बात है क्या। अब दूसरे प्रकार का जो भ्रूणपोष है वो क्या है आपका, कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष। अब कोशिकीय भ्रूणपोष जो है ये क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है नारियल की गिरी, ठीक है। नारियल की जो साइड में व्हाइट व्हाइट जो गिरी होती है ना, वो क्या होता है, वो आपका कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। नारियल की जो गिरी है वो भी क्या है, भ्रूणपोष ही है, ठीक है। और जो नारियल का पानी होता है वो भी भ्रूणपोष ही है। नारियल का पानी जो है वो मुक्त केंद्रिकी भ्रूणपोष होता है और नारियल की गिरी जो है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है। चलो अब यहां तक एक बार कर लेते हैं अपन, फिर आगे बढ़ेंगे। ऊपर वर्णित किए गए दोहरे निषेचन के अनुपालन या अनुहरण के में भ्रूणपोष एवं भ्रूण के विकास की अगली घटनाक्रम में बीजांड के परिपक्व होकर बीज बनता है, ठीक है, और अंडाशय से फल बनता है, ठीक है। सभी घटनाओं को सामूहिक रूप से निषेचन पश्च घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बता दिया मैंने आपको ये बात। तो भ्रूणपोष की बात करेंगे। भ्रूणपोष का विकास भ्रूण विकास के रूप में बढ़ता है क्योंकि प्राथमिक जो भ्रूणपोष कोशिका है उसमें बार बार विभाजित होती है तथा एक त्रिगुणित भ्रूणपोष उत्तक की रचना होती है। त्रिगुणित बता दिया मैंने आपको, जो भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। इन उत्तकों की कोशिकाएं संरक्षित खाद्य सामग्री से पूरित होती है। खाद्य सामग्री होती है तभी तो ये पोषण प्रदान करेंगी। अरे भ्रूणपोष में खाद्य सामग्री होती है, इसमें खाद्य सामग्री का भंडार होता है, तभी तो ये भ्रूण को खाना खिला पाएंगी ना, सीधी सी बात है ये तो। और विकासशील भ्रूण की पोषकता के लिए उपयोग किया जाते हैं, उनको मिलाते हैं। मैंने आपको जो डेवलपिंग आपका एम्ब्रियो विकासशील जो भ्रूण है उसको क्या है, खाना खिलाते हैं ये, ठीक है। सर्वाधिक सामान्य प्रकार के जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक भ्रूणपोष विकास उत्तरोत्तर केंद्र की न्यूक्लियर विभाजन के गुजरकर मुक्त न्यूक्लियाई केंद्रक के रूप में पैदा होता है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सामान्य प्रकार का। सामान्य प्रकार का मैंने क्या बताया आपको, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष बताया था मैंने आपको। मोस्ट कॉमन सामान्य प्रकार कौन सा है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। इसके अंदर क्या होता है, कोशिका है, इसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर विभाजन होता रहेगा और केंद्रक जो है वो उसके अंदर विभाजन होता रहेगा, कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होगा। यही बात यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कि जो सामान्य प्रकार का जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक नामक जो है भ्रूणपोष है उसके अंदर क्या होता है, केंद्र की विभाजन से होता है उसके अंदर और मुक्त न्यूक्लियाई पैदा करता है, ठीक है, बता चुका हूं ये बात है ना। भ्रूणपोष के विकास की इस अवस्था को फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं अपन, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म करते हैं। हिंदी में बात करूं तो हिंदी में उसको, हिंदी वाली में भी फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म लिख रखा है, लेकिन इसको मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष भी अपन कह सकते हैं। एक ही बात है, फ्री न्यूक्लियर एक ही चीज है, ठीक है, ये भी याद रख लेना। इंग्लिश वाला भी याद रख लेना क्योंकि हिंदी वाली एनसीईआरटी में देखा तो आ सकता है भाई ये भी, ठीक है। अर्थात मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष, दोनों चीजें लिख रखी हैं तो दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष एक ही चीज है, ठीक। इसके सापेक्ष कोशिका भित्ति रचना स्थान लेती है, उसके बाद में कोशिका भित्ति बन जाती है, ठीक है। भ्रूणपोष कोशिकीय बन जाता है। कोशिकीकरण से पहले मुक्त न्यूक्लियाओं की संख्याओं में व्यापक भिन्नता होती है। एक कच्चे नारियल का पानी जिससे आप परिचित हैं और कुछ भी नहीं बल्कि मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है, बता दिया मैंने आपको, जो हजारों न्यूक्लियाई से बनता है और इसके आसपास सफेद गुद्दा जो गिरी होती है वो कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, ठीक है। शुरुआत में जो पानी है वो रहता है और बाद में आपने देखा होगा वो जो सूखे नारियल होते हैं उनमें क्या होता है, पानी नहीं होता, उनमें जो गिरी है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है भाई, उसके बाद में जो आपके मुक्त केंद्र की थी उनके आसपास क्या लग गई, कोशिका जो है वो बन गई और वो कोशिका में विभाजित हो गया और जो है वो गिरी ज्यादा से ज्यादा बन जाती है। और आप एक कच्चा नारियल लोगे तो उसमें गिरी कम से कम होगी और उसमें पानी ज्यादा होगा। समझ में आई क्या बात, ठीक, आगे बढ़ते। बीज के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष, एक मिनट, भ्रूणपोष पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसको मैं आगे और भी है क्या, ये एक मिनट दीजिए, चलो ये यहां तक पढ़ लेते हैं।
बीज के परिपक्व होने से पहले, जब बीज परिपक्व होता है उससे पहले ही क्या है, भ्रूणपोष को पूरी तरह, जो विकासशील जो भ्रूण है वो उसको खा जाता है। जो आपका भ्रूणपोष बना, जो खाना बनाया था अपन ने, उसको पूरे खा जाएगा वो, ठीक है। जैसे मटर, मूंगफली, सेम, इनमें क्या है, जो सेम है, सेम के बीज होते हैं आपके, और मूंगफली है, मटर है, इनके अंदर क्या है, जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो पूरा खाना चट मारेगा, द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, या फिर परिपक्व बीज में विद्यमान रहता है, जैसे अरंडी, नारियल, ठीक है। नारियल और जो अरंडी है, इनमें तो क्या है, जो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरह नहीं खा पाता, अपन इस खाने को पूरी तरह नहीं खा पाता, लेकिन जो मटर है, इनके अंदर, मटर, मूंगफली, इनके अंदर क्या है, भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो होता है, वो पूरी तरह उस भ्रूणपोष को खा लेता है, ठीक है। चलो, इसे बीज अंकुरण के समय इस्तेमाल किया जाता है यदि अरंडी, मटर, आगे चलते हैं, भ्रूण की बात करते हैं, ठीक है, और आते हैं नोट्स में, भ्रूण, ठीक है, डाइकोट की बात कर रहे हैं। युग्मनज बना था अपने पास में, युग्मनज बना था। अब युग्मनज जो है, इसके अंदर विभाजन होगा और क्या बनेगा, इसके अंदर दो कोशिकाएं बनेंगी, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल। दो कोशिकाएं बनेंगी, सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल। सस्पेंसर सेल जो वो कहां बनेगी, माइक्रोपाइल साइड में बनेगी, और जो एम्ब्रियोनल सेल है वो कहां बनेगी, चलेजा साइड में बनेगी। यहां तो कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब ये जो सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल आगे जाके विकसित होंगी, किसमें, सस्पेंसर सेल जो है वो क्या बनाएंगी, 6 से 10 सेल बना लेंगी, और एम्ब्रियोनल सेल जो है वो 8 सेल बनाएंगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, सस्पेंसर सेल कितनी सेल बनाएंगी, 6 से 10 सेल, और एम्ब्रियोनल सेल 8 सेल के आसपास बनाएंगी। और ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या कहते हैं, प्राक भ्रूण कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, प्राक भ्रूण, प्रो एम्ब्रियो इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, आपका युग्मनज था, युग्मनज से क्या बना, प्राक भ्रूण बनता है। प्राक भ्रूण से क्या बना, गोलाकार भ्रूण बना, ठीक है। उसके बाद में हृदय आकार भ्रूण बना, उसके बाद में परिपक्व भ्रूण बना। और ये जो भ्रूण बनता है वो कौन सी साइड में बनता है, वो माइक्रोपाइल साइड में बनता है। ये वाली बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। पहली बात तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है कि भैया जो भ्रूण का जो विकास होता है वो किस सीक्वेंस में होता है, ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। अरेंजमेंट में करने के लिए आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए युग्मनज, प्राक भ्रूण, गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, परिपक्व भ्रूण, ठीक है। और ये जो भ्रूण वो बनता है कौन साइड में है, माइक्रोपाइल साइड में बनता है। एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी आपको मैं दिखा देता हूं, जो ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। युग्मनज था अपना, ठीक है। ये मैंने दो कोशिका बता दी, सस्पेंसर सेल और आपकी एम्ब्रियोनल सेल। फिर क्या बना आपका, प्राक भ्रूण यहां पर नहीं दे रखा, ये आपका प्राक भ्रूण ही है, एक मिनट दीजिए मुझे, प्राक भ्रूण यहां पर इसमें नहीं दे रखा है ना, लेकिन थ्योरी में है, ठीक है। प्राक भ्रूण बनेगा, उसके बाद गोलाकार भ्रूण बनेगा, उसके बाद हृदयाकार, उसके बाद परिपक्व भ्रूण, ठीक है। ये डायग्राम में नहीं, थ्योरी में हो सकता है। एक मिनट में थ्योरी और देख लूं। ये देखो, युग्मनज जो है वो प्राक भ्रूण के रूप में, उसके बाद गोलाकार, हृदयाकार, परिपक्व भ्रूण, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक बात है। चलो, सीक्वेंस पता लग गया आपको। अब इधर आ जाओ, और ये माइक्रोपाइल साइड में बनेगा। जो भ्रूण है वो कहां बनेगा, माइक्रोपाइल साइड में। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, युग्मनज, प्राक भ्रूण, गोलाकार, हृदयाकार, उसके बाद में आपका परिपक्व भ्रूण बनता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ये देखो जी, ये जो बीच वाली जो संरचना है ना, ये जो बीच वाली संरचना, इसको क्या कहते हैं, देखो आपको बीच में जो ब्राउन कलर वाली जो संरचना दिख रही होगी, इसको कहते हैं भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा जाता है। ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना यार, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये जो बीच वाली संरचना आपको ब्राउन कलर में दिख रही होगी, ये क्या है, आपकी भ्रूणीय अक्ष कहेंगे इसको, एम्ब्रियोनल एक्सिस है ये, ठीक है। चलो ठीक बात है। अब मैं ये कह रहा हूं, ये जो भ्रूणीय अक्ष है, इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये जो टॉप वाला जो हिस्सा है, ये क्या बनाता है भैया, ये प्रांकुर बनाता है। क्या बनाता है, प्रांकुर बनाता है, और इंग्लिश में इसको प्लूम्यूल कहते हैं। अभी बताऊंगा क्या काम आएगा। अभी मैं अगर बता दूंगा ना ये क्या काम आएगा, तो आपके दिमाग जो है वो बिल्कुल खुल जाएंगे। मैं कह रहा हूं ये संरचना किसकी है, ये एक बीज है। ये क्या है, एक बीज है, बिल्कुल ठीक बात है भैया, बीज है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस बीज, इसको बीज की तरह इमेजिन करो, ठीक है। ये बीच में क्या है, भ्रूणीय अक्ष है। क्या है ये, भ्रूणीय अक्ष। मैं ये कह रहा हूं ऊपर वाला हिस्सा क्या है, प्रांकुर है। ऊपर वाला हिस्सा क्या बनेगा, प्रांकुर बनेगा। नीचे वाला जो हिस्सा वो क्या बनाएगा, मूलांकुर बनाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, प्रांकुर जो है वो आगे जाके किस में विकसित होता है, तना, पत्तियां, शाखाएं, ये सारी कौन बनाएगा, प्रांकुर बनाएगा। और मूलांकुर जो है वो क्या बनाएगा, मूलांकुर जो है वो नीचे जड़ें बनाता है, मूल बनाता है, पूरा रूट सिस्टम बनाता है। समझ में आई क्या बात है। तो ऊपर वाला क्या है, प्रांकुर है, नीचे वाला क्या है, मूलांकुर है। मैंने अभी क्या बताया आपको कि बीच में जो आपको दिख रही है वो क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, भ्रूणीय अक्ष है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा प्रांकुर होता है, नीचे वाला मूलांकुर होता है। प्रांकुर आगे जाके आपका तना, पत्तियां, शाखाएं ये बनाएगा। मूलांकुर जो जाके मूल बनाएगा, जड़ें बनाएगा। ठीक बात है। चलो
यहां पर आपको ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है क्या है, ये दो जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, बीज पत्र है। क्या है ये, बीज पत्र है। इसके अंदर आपको दो बीज पत्र दिखाई दे रहे होंगे। ये जो ग्रीन कलर वाले हैं क्या है, बीज पत्र, इनको इंग्लिश में कोटिलेडन कहते हैं। यहां पर आपको दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मतलब क्या है, ये कैसा है, द्विबीजपत्री है। कैसा है, द्विबीजपत्री, डाइकोटिलेडनस है ये। कैसा है, डाइकोट है। ठीक है, मतलब दो बीज पत्र है तो द्विबीजपत्री हो गया, एक बीज पत्र होगा तो एक बीजपत्री हो जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि जहां पर ये बीज पत्र जो है, इस बीज पत्र को ध्यान से देखो, ग्रीन कलर वाले को, जहां पर ये बीज पत्र ऊपर की साइड में इस भ्रूणीय अक्ष पर कनेक्ट हो रहा है ना, ये जो बीज पत्र है यहां पर भ्रूणीय अक्ष पर जहां पर ये कनेक्ट हो रहा है, इस जगह क्या कहेंगे अपन, बीज पत्रोपृक कहेंगे। क्या कहेंगे, बीज पत्रोपृक कहेंगे। इंग्लिश में इसको इपिकोटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इपिकोटाइल कहते हैं। और मैं वही बात करूं जहां पर ये बीज पत्र नीचे की तरफ किससे जुड़ता है, आपकी जो भ्रूणीय अक्ष है इससे जुड़ता है, उसको क्या कहेंगे अपन, बीज पत्राधार कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहेंगे। सिंपल सी बातें हैं, बहुत सिंपल बातें हैं। एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि जो बीच में आपको ब्राउन कलर में दिखा है ये क्या है भैया, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, भ्रूणीय अक्ष है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा वो क्या बनाएगा, प्रांकुर बनाएगा, जो आगे जाके तना पत्तियां आपके जो शाखा है वो बनाएगा। नीचे वाला जो हिस्सा वो क्या है, मूलांकुर है, जाके जाके मूल बनाएगा, जड़ें बनाएगा। ठीक बात। साइड में क्या है, साइड में जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, आपके बीज पत्र है, दो बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं, मतलब द्विबीजपत्री है, कोटिलेडन्स है वो। मैं कह रहा हूं अब बीज पत्र जहां पर ऊपर की साइड में जहां पर भ्रूणीय अक्ष से जुड़ेगा वहां पर उसे कहेंगे अपन बीज पत्रोपृक कहेंगे। हिंदी में, इंग्लिश में उसको इपिकोटाइल कहते हैं। और जो नीचे से जहां पर भ्रूणीय जो बीज पत्र जो नीचे से जुड़ेगा जहां पर, उसको क्या कहेंगे अपन, बीज पत्र आधार कहेंगे, और इंग्लिश में उसको हाइपोकोटाइल कहते हैं। ठीक है, हाँ चलो अब मैं एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग मान लेते हैं। ओके, ध्यान से देखो, भ्रूण कोश या पुटी के बीजांड द्वारी सिरे पर, बीजांड द्वारी कौन सा होता है, माइक्रोपाइल साइड में बता चुका हूं आपको मैं कि भ्रूण जो वो कहां बनता है, बीजांड द्वारी सिरे पर बनता है, बीजांड द्वारी सिरे पर बनता है, माइक्रोपाइल साइड में बनता है। बताया नहीं बताया, तो पता होना चाहिए आपको। विकसित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। ठीक है, अधिकतर युग्मनज तब विभाजित होते हैं जब कुछ निश्चित सीमा तक भ्रूणपोष विकसित हो जाता है। मैं कह रहा हूं अधिकतर जो युग्मनज हैं वो तब भ्रूण में कन्वर्ट होते हैं, तब एम्ब्रियो बनाते हैं जब कुछ मात्रा में क्या है, खाना बन जाता है, भ्रूणपोष जो वो बन जाता है। अगर खाना नहीं बनेगा तो वो क्या है, मर जाएंगे। इसलिए क्या है, पहले खाना बनता है उसके बाद में भ्रूण बनता है। ठीक है, एक प्रकार का अनुकूलन है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण जो वो प्राप्त हो सके। एक अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, ताकि क्या है, जो अपना जो नया एम्ब्रियो बनेगा उसको क्या है, सुनिश्चित है क्या है, खाना मिल सके, उसको पोषण मिल सके। ठीक, यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक अवस्था चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में समान होती है। ठीक है, जो बीज बनने की जो स्टार्टिंग की जो स्टेप्स होती हैं वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, दोनों प्रकार के बीजों के अंदर क्या होगी, सेम ही होती है। ठीक है, युग्मनज परागभ्रूण के रूप में वृद्धि करता है। पहले परागभ्रूण बनेगा, उसके बाद में क्या है, सापेक्ष गोलाकार, हृदयकार, और उसके बाद परिपक्व भ्रूण में वृद्धि करता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं। एक पररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष होता है, बीच बता दिया भ्रूणीय अक्ष होगा। ठीक है, उसको धुरी भी बोलते हैं, तथा दो बीजपत्र समाहित होंगे। ठीक है, द्विबीजपत्री है तो उसमें दो बीजपत्र भी होंगे। ठीक है, बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन होती है जिसको अपन इपिकोटाइल है ना, यहां पर ये गलत लिख रखा है एनसीईआरटी ने, इपिकोटाइल। ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा बताया मैंने आपको, जो बीजपत्र है वो ऊपर जहां पर भ्रूणीय अक्ष से जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे अपन, इपिकोटाइल बीजपत्रों उपरिक कहेंगे, बीजपत्रों उपरिक कहेंगे। जो प्रांकुर या स्तंभ सिरे पर प्राय समाप्त होती है, देखो यहां पर देखो, ये देखो ऊपर की तरफ ये जो बीजपत्र है ये यहां पर देखो प्रांकुर वाली साइड में जुड़ रहा है ना, यहां पर इसको क्या कहेंगे, इपिकोटाइल बीजपत्रों उपरिक कहेंगे। ठीक है, बीजपत्र आधार में बीजपत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षांत पर समाप्त होती है, यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। आ जाओ ये दिखाता हूं आपको। ये देखो आपका बीजपत्र आधार है। ठीक है, बीजपत्र आधार क्या होता है, हाइपोकोटाइल है ना, हाइपोकोटाइल। एक बार मैं डायग्राम में लेके चलूं, ये देखो, ये यहां पर देखो बीजपत्र जो है आपका, बीजपत्र जो नीचे साइड में जुड़ रहा है यहां पर। ठीक है, इसको कहेंगे अपन बीजपत्र आधार कहेंगे, बीजपत्र आधार कहेंगे, हाइपोकोटाइल कहते हैं। अब ये हाइपोकोटाइल कहां खत्म हो रहा है, मूलांकुर के आसपास खत्म हो रहा है, बिल्कुल मूलांकुर के आसपास खत्म हो रहा है। इस मूलांकुर के ऊपर क्या होती है, एक कैप लगी हुई होती है, कैप लगी होती है जिसको क्या कहते हैं अपन, रूट कैप कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कैप। ठीक है,
उसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। ये आपका बीज पत्र आधार है, हाइपोकोटाइल है। ये मूलांकुर हो गया आपका, ठीक है। ये परांकुर, ऊपर वाला परांकुर है, जिससे क्या निकलेगा, तना पत्तियां वो निकलेंगी। मूलांकुर से क्या निकलेंगी, आपकी जड़ें वो निकलेंगी। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, मूल गोप लगा हुआ है, जिसको क्या कहेंगे अपन, रूट कैप कहेंगे। सिंपल बात है, बस खत्म। एक बीजपत्री भ्रूण केवल एक बीजपत्र होता है, बता चुका हूं आपको, उसमें एक बीजपत्र होगा, इसमें दो बीजपत्र, इसलिए द्विबीजपत्री बोल दिया, ठीक है। घास परिवार में बीजपत्र को स्केटलम परसल्क कहते हैं। अगर वो घास परिवार है, ठीक, ग्रास फैमिली में क्या कहते हैं, जो बीजपत्र होता है एक बीजपत्र होता है। ग्रास फैमिली जो होती है, घासों की जो परिवार होता है, उसके अंदर एक ही बीजपत्र होता है, ठीक है। और उस बीजपत्र को क्या कहते हैं, स्केटलम कहते हैं, हिंदी में उसको परसल्क कहते हैं। जो भ्रूणीय अक्ष के एक तरफ होता है, ठीक है, एक ही है तो एक तरफ होगा, ठीक है, पार्श्व की ओर स्थित होता है। इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, जिसे अपन कोलराइजा मूलांकुर चोल कहते हैं। अब आपको डायग्राम में दिखाता हूं, यहां पर ये देखो, ये क्या है आपका, किसका डायग्राम है, ये डायग्राम आपका एक बीजपत्री का डायग्राम है। इसके अंदर एक ही बीजपत्र है, इसको क्या कहेंगे अपन, स्केटलम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्कूटेलम कहेंगे। और ये क्या है, घास फैमिली का डायग्राम है, ठीक है, स्कूटेलम कहेंगे, ठीक बात है। और यहां पर नीचे देख लो भाई, ठीक है, ये आपका मूलांकुर है, ये यहां पर ये मूलांकुर है, ये इस पर रूट कैप लगी हुई, जिसको मूल गोप कहेंगे। और ये मूल गोप और ये मूलांकुर जो वो किससे कवर्ड है, मूलांकुर चोल से कवर्ड है, जिसको अपन कोलराइजा कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कोलराइजा। मूलांकुर चोल से कवर्ड है। आ जाओ, इसके निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित परत से आवृत होता है, और उसको क्या कहेंगे अपन, कोलेराइजा या फिर मूलांकुर चोल कहते हैं। स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर के ऊपर, ठीक है, एक मिनट, यहां पर ये देखो स्केटलम है, यहां पर इसका जुड़ाव के ऊपर क्या है, ये परांकुर चोल है, ठीक है, एक मिनट दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर स्केटलम जुड़ता है, इसके ऊपर तो आपका क्या है, परांकुर है, ठीक है। और इस परांकुर को ढकने वाला कौन होता है, परांकुर चोल। मूलांकुर को ढकने वाला मूलांकुर चोल, परांकुर को ढकने वाला परांकुर चोल। परांकुर होता क्या, जो आगे जाके तना वगैरह वो बनाएगा, ठीक है। तो ये परांकुर चोल को ढकने वाला है। आ जाओ, एक मिनट वापस चलते हैं थ्योरी में। स्केटलम के जुड़ाव के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष के भाग के बीजपत्रोपरिक क्या होता है, इपिकोटाइल, ठीक है, इपिकोटाइल कहते हैं। बीजपत्रोपरिक में पररोशीर्ष तथा कुछ आदिकालिक आधे पर्ण होते हैं, जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसको परांकुर चोल कहते हैं। अब मैं आपको ये कुछ वर्ड बता देता हूं, बीजपत्रोपरिक क्या है, थोड़ी देर पहले बताया था, इपिकोटाइल, ठीक है। अब यहां पर देख लो, ये आपका स्केटलम है, ठीक है, ये यहां पर जुड़ रहा है, इसके जो ऊपर वाला भाग है यहां पर ये जुड़ रहा है, इसको क्या कहेंगे अपन, इपिकोटाइल कहेंगे, ठीक बात है, बीजपत्रोपरिक कहेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये एनसीईआरटी कहती है कि कुछ पत्तियां जो है, कुछ पत्तियों जैसी संरचना जो है वो इसके अंदर बंधी हुई है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो परांकुर है वो आगे क्या बनाएगा, पत्तियां बनाएगा, तना बनाएगा, ठीक है। और उसको ढकने का काम कौन करता है, आपका परांकुर चोल करता है, ठीक है। ये जो प्रोरोसिस है, इसको ढकने का काम कौन करता है, परांकुर चोल करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, बीज की बात करते हैं। बीज पे जाने से पहले नोट्स में आ जाओ वापस। बीज, ठीक है, बीज के ऊपर क्या होता है, बीज आवरण होता है जी। बीज के ऊपर क्या होता है, बीज आवरण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सीड कोट कहते हैं। बीज के ऊपर बीज आवरण होता है, जिसको क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। और सीड कोट में दो परतें हैं, एक बाहरी एक भीतरी। बाहरी को कहेंगे टेस्टा और भीतरी को कहेंगे टैगमन, ठीक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। एक है बीज जीवन क्षमता, सीड वायबिलिटी। बीज जीवन क्षमता, सीड वायबिलिटी, क्या बवाल है, सीड वायबिलिटी। बीज जीवन क्षमता नाम से आपको पता लग जाना चाहिए कि हर बीज की अलग अलग जीवन क्षमता होती है। कुछ बीज जो है वो एक साल तक क्या है, उनको आप स्टोर कर सकते हो, और एक साल बाद में भी उगाओगे उनको तो वो उग जाएंगे। लेकिन कुछ बीज ऐसे हैं जो 10,000 साल तक क्या है, उनको आप रख लो, उसके बाद में आप लगाओगे तो वो लग जाएंगे। कुछ बीज ऐसे हैं जिनको आप एक साल बाद में वो खराब हो जाएंगे, उसके बाद में आप लगाओगे वो नहीं उगेंगे, ठीक है। तो अलग अलग बीजों की अलग अलग जीवन क्षमता होती है, ठीक है। तो कुछ एक बीज है लुपाइन्स, ठीक है, लुपाइनस 10,000 साल पुराना बीज है। कहां मिला, ये आर्कटिक टुंड्रा में मिला था, ठीक है। 10,000 साल पुराना है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है भैया, आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में है लुपाइनस, ठीक है, जो बीज है वो 10,000 साल पुराना बीज है और ये आर्कटिक टुंड्रा में मिला था। ऐसे ही फियोनिक्स डेट पाम खजूर का है, वो क्या है 2,000 साल पुराना है, कहां मिला, डेड सी, मर्द सागर में मिला, ठीक है। अब जो बीज है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, कैसे भैया, एक एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस, एक नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स एल्बुमिनस। क्या मतलब हुआ इसका, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वो हैं जिनके अंदर भ्रूण पोष जो है वो पूरी तरह
खा लिया गया है। किसने खाया? एम्ब्रियो ने। एम्ब्रियो जो है अगर भ्रूणपोष को पूरी तरह खा लेगा, खाना पूरी तरह खा लेगा, तो जो बीज बनेगा उस बीज को क्या कहेंगे पर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। ठीक है, भ्रूणपोष रहित बीज होगा वो, एक्स एल्बुमिनस भी उसको कह सकते हैं। तो इसमें भ्रूणपोष वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। और एग्जाम्पल क्या है इसके? अधिकतर जो द्विबीजपत्री है उनके अंदर क्या है? भ्रूणपोष जो वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। द्विबीजपत्री जो है डाइकोट जो वो लगभग सारे इसी के अंदर एग्जांपल है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिनके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। द्विबीजपत्री है लेकिन उनके अंदर भ्रूणपोष पाया जाता है। कैस्टर, कॉफी और सनफ्लावर, ये 3 ऐसे एक्सेप्शन है। इनके अलावा बाकी जितने भी डाइकोट है सबके अंदर क्या है? बाकी जितने भी द्विबीजपत्री हैं सबके अंदर भ्रूणपोष नहीं होता। ठीक है, एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड की बात करते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड मतलब ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष की मात्रा अभी भी शेष है। ठीक है, अभी बची हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो बीज होंगे उनको क्या कहेंगे अपन? भ्रूणपोषी बीज कहेंगे, या फिर एंडोस्पर्मिक सीड, या फिर एल्बुमिनस बीज कहेंगे। भ्रूणपोष पूरी तरह भ्रूण द्वारा नहीं खाया जाता है। इनमें भ्रूणपोष जो है वो पूरी तरह भ्रूण द्वारा नहीं खाया जाता। जो एम्ब्रियो बनेगा वो पूरी तरह खाने को नहीं खाएगा, कुछ खाना छोड़ देता है। और ये एग्जांपल क्या है इसका? मोनोकोट। चलो बीज की बात करते हैं ना। आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या है? बीज ही होता है। सिर्फ सीधी सी बात है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो अंतिम जो रिजल्ट है वो अपने को क्या मिलना है? परिणाम जो क्या मिलना है वो बीज मिलना है अपन को। इसके प्राय एक निषेचित बीजांड के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, बीज फलों के अंदर पैदा होते हैं। जो बीज है वो कहां होते हैं? फल के अंदर होता है। सिंपल सी बात, सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है। एक बीज में विशिष्ट रूप से बीज आवरण होता है, बता दिया मैंने आपको। सीड कोट कहते हैं। 2 उसके अंदर बाहरी पार्ट को क्या कहेंगे? टेस्टाटेगमेन, बता दिया मैंने आपको। ठीक है, चलो बीज पत्र तथा एक भ्रूण अक्ष होता है। भ्रूण अक्ष भी बता दिया मैंने, बीज पत्र भी बता दिया, समाहित होता है। भ्रूण का बीज पत्र एक सरल संरचना होती है, प्राय आरक्षित आहार भंडारण के कारण फूली हुई एवं स्थूल होती है, जैसा कि लेग्यूम्स होती हैं, दालें। ठीक है, परिपक्व बीज गैर एल्बुमिनस होता है। जो परिपक्व बीज कैसा होता है? गैर एल्बुमिनस। उनके अंदर क्या है? जो उनका जो एम्ब्रियो था उसने क्या किया? पूरा सारा सामान वो खा चुका है, पूरा भ्रूणपोष जो है वो चट कर चुका है। एक है एल्बुमिनस रहित, या उनको एल्बुमिनस रहित भी बोलते हैं, गैर एल्बुमिनस या फिर एल्बुमिनस रहित। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको बता भी दिया था। गैर एल्बुमिनस बीज में अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता, बचा हुआ भ्रूणपोष जो है वो नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान यह पूर्णतः उपभुक्त कर दिया जाता है। जो आपका भ्रूण था उसने पूरी तरह उसको खा लिया, जैसे मटर हो गया, मूंगफली हो गया। ठीक है, एल्बुमिनस बीजों में भ्रूणपोष का कुछ भाग शेष रह जाता है, क्योंकि भ्रूण विकास के दौरान इसका पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता है, जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, अरंड हो गया आदि। ठीक है, कभी कभार कुछ बीजों में जैसे कि काली मिर्च, चुकंदर, ठीक है, में बीजांडकाय न्यूक्लियस भी शेष रह जाता है। उसके अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय को प्री भ्रूणपोष कहते हैं ना। अभी मैं आपको यहाँ पर नोट्स में लेके चलता हूँ इस चीज को बताने के लिए, क्योंकि नोट्स वाली बातें ज्यादा समझ में आएंगी आपको। पहले वो नोट्स वाला कर देता हूं मैं। आ जाओ। पेरिस्पर्मिक सीड क्या कहते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड हिंदी में जो कहते हैं प्री भ्रूणपोष बीज। ठीक है, ये कौन से होते हैं? प्री भ्रूणपोष क्या होता है? एक तो भ्रूणपोष होता है, एक प्री भ्रूणपोष होता है, दोनों में फर्क है जी। भ्रूणपोष क्या होता है समझ चुके हो आप। प्री भ्रूणपोष क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में इसको पेरिस्पर्म कहा जाता है। बीजांडकाय शेष रह जाता है, जो मैंने आपको बताया था पिछले जो पार्ट्स हैं उनमें मैंने आपको बताया था, न्यूसेलस के बारे में बताया था, बीजांडकाय के बारे में बात बताई थी मैंने आपको ना। अगर वो बीजांडकाय शेष रह जाता है तो वो किसका रूप ले लेता है? प्री भ्रूणपोष का रूप ले लेता है। और ये प्री भ्रूणपोष किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है काली मिर्च, चुकंदर के अंदर पाया जाता है। अब वापस एनसीईआरटी में आ जाओ। ठीक है, यही बात यहां पर लिखी हुई है कि कभी कभार कुछ बीजों में जैसे ही काली मिर्च, चुकंदर में बीजांडकाय जो न्यूसेलस है वो शेष रह जाता है। अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय प्री भ्रूणपोष होता है। उसको क्या कहते हैं अपन? प्री भ्रूणपोष कह देंगे। ठीक है, चलो। बीजांड अंडाशय का अध्यावरण बीज के ऊपर सख्त संरक्षणात्मक आवरण बन जाता है। ठीक है, बीज के आवरण में बीजांड द्वार एक छोटा छिद्र होता है जहां से उसको सारा जो है बाहर से आप बीज को डालोगे मिट्टी में तो उसमें एक छोटा छिद्र होगा जहां से आपको पानी वानी उसका जो भी मटेरियल है वो जमीन से वो लेना होगा, वो ले लेगा। छोटा छिद्र होगा उसमें रूप में रहता है, जिस बीज अंकुरण के समय ये ऑक्सीजन जल के परिवेश के लिए उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है। जैसे जैसे बीज जो परिपक्व होगा उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगेगी। एक एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, कच्चा चना आपने कभी देखा होगा, तो कच्चा चना होता है उसका वो कैसा होता है? उसके अंदर पानी की मात्रा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पक जाता है ना, चना जब पक जाता है तो वो क्या हो जाता है? एकदम से हार्ड हो जाता है, ठोस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से पानी की मात्रा घट चुकी है। और समझ में आई क्या? ऐसे मटर की बात कर लेते हैं। मटर जो है वो कच्चा होता है। ठीक है, मटर जो है आपने देखा होगा हरा जब होता है तो वो क्या है? उसके अंदर
वो सॉफ्ट होता है, वो ठीक है आराम से खा सकते हो, लेकिन जब वो उसको सूख जाएगा पूरा तो वो हार्ड बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी की मात्रा कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है उसके अंदर जल की मात्रा घटने लगती है तथा बीज अपेक्षाकृत शुष्क हो जाता है, शुष्क हो जाता है, सॉरी शुष्क नहीं, शुष्क हो जाता है, मतलब सूखा हो जाता है। फलस्वरूप सामान्य उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं, भ्रूण निष्क्रियता की दिशा में प्रवेश कर जाता है, जिसकी प्रसूति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रसूति कहते हैं। या यदि अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होंगी, जैसे पर्याप्त नमी और ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है, और अब उसको जल वगैरह सब कुछ पर्याप्त मिलेगा तो वो उग सकता है, ठीक है। पर्याप्त नमी, आर्द्रता, ऑक्सीजन, उपयुक्त तापमान होगा तो ये अंकुरित हो जाएगा। देखो बीज है, चना का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। चने का जो है पहले वो हरा होता है, उसके बाद वो सूख जाता है, ठीक है, उसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद चने को आप रख दो, ठीक है, चना बिल्कुल रख दिया आपने, जब उसको आप वापस मिट्टी में डालोगे उसी चने को तो वो उग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर क्या कंडीशन मिल गई, उसको नमी मिल गई, उसको प्रॉपर तापमान मिल गया, सारी कुछ उसको प्रॉपर मिलेंगी तो वो अंकुरित भी हो सकता है, सिंपल बात है, ठीक है। जैसे जैसे बीजांड परिपक्व होकर बीज बनाते हैं, अंडाशय जो है वो फल बनाते हैं, बता चुका हूं मैं आपको ये बात, अर्थात बीजांड का बीज के रूप में तथा अंडाशय का फल के रूप में रूपांतरण साथ साथ चलता है। अंडाशय की दीवार, फल की दीवार, छिलके के, एक मिनट इसको अपन पहले नोट से पढ़ते हैं, उसके बाद में यहां पर आते हैं, फल की बात करते हैं। फल किससे बनता है भैया? निषेचित अंडाशय, ओवरी से बनता है। जो निषेचित अंडाशय होगा उससे क्या बनेगा? फल बनेगा। फल किससे बनता है? निषेचित जो अंडाशय है उससे क्या है? फल बनता है। फल भित्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेरिकार्प। फल भित्ति जो है, फल के ऊपर जो भित्ति है उसको क्या कहेंगे? पेरिकार्प। फल के प्रकार की बात कर लेते हैं। फल कितने प्रकार के हैं? पहला जो प्रकार है वो क्या है? वास्तविक प्रकार, वास्तविक फल। पहले प्रकार का जो फल है वो कौन सा है? वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट इसको कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अंडाशय से बनता है, ये सिर्फ अंडाशय से बनता है। सिर्फ ओवरी से जो फल बनेगा उसको क्या कहेंगे? वास्तविक फल। तो यही है, ठीक है। जो फल अंडाशय से बनता है उसको क्या कहेंगे? वास्तविक फल है, ठीक है। दूसरा जो फल है आपका वो क्या? आभासी फल, फॉल्स फ्रूट इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये फल, इसमें क्या फर्क है जी? ये अंडाशय प्लस फूल के दूसरे भाग जो है ना उनसे मिलकर बना हुआ होता है। जो वास्तविक फल होता है वो सिर्फ अंडाशय से मिलकर बना हुआ होता है। आभासी फल जो होता है, जो फॉल्स फ्रूट जो होता है, वो किससे बना हुआ होता है? वो अंडाशय प्लस फूल के कुछ अन्य भागों से मिलकर वो बना हुआ होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एप्पल, सेब आपको याद रखना है, स्ट्रॉबेरी आपको याद रखना है, रस भरी इसको हिंदी में कहते हैं स्ट्रॉबेरी को, ठीक है। फिर तीसरा जो प्रकार वो क्या है आपका? अनिषेक जनित फल, इंग्लिश में कहेंगे इसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। बिना निषेचन के फल विकसित होता है। इसके अंदर क्या है? बिना निषेचन हुआ ही नहीं, बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फल बन रहा है ना उसको क्या कहेंगे अपन? अनिषेक जनित फल। इसका एग्जांपल क्या है आपका? केला, बनाना जो है इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो ये तीन क्या है? तीन प्रकार के क्या आपके फल होते हैं। अब आ जाओ इसके अंदर, आ जाओ। अंडाशय की दीवार, फल की दीवार छिलके के रूप में विकसित होती है। जब जैसे फल भित्ति कहते हैं, वो छिलके की जो अंडाशय की जो दीवार है वो क्या है? छिलके के रूप में विकसित होती है, जिसको अपन क्या कहेंगे? फल भित्ति कहेंगे, ठीक है, पेरिकार्प। फल अमरूद, आम, संतरे आदि की भांति गुद्देदार हो सकते हैं, ठीक है, अथवा मूंगफली, सरसों आदि की भांति शुष्क भी हो सकते हैं। बहुत सारे फलों ने अपने बीजों के परिक्षेपण हेतु विविध क्रिया विधियां विकसित की हैं। आप फलों के वर्गीकरण एवं उनके परिक्षेपण क्रियाओं को याद करें, जिसे अपने पहले कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ो। अधिकतर पादपों में जब तक अंडाशय से फल विकसित होता है उसके अन्य पुष्पीय जो अंश हैं वो अपसाहित, मतलब वो झड़ जाते हैं, ठीक है। जब वो फल बन रहा होता है तब तक जो है, पहले देखो आप जब भी किसी फल वाले प्लांट को आप देखोगे तो उसमें सबसे पहले फूल आते हैं, उसके बाद में कोई फल लगता है। जब वो फल लग रहा होता है ना तो उसका जो फूल है वो झड़ जाता है, फूल के जो बाकी के हिस्से हैं वो झड़ जाते हैं, ठीक है, सिर्फ वहां पर फल रह जाता है उसके बाद में। अधिकांश में तो यही होता है। हालांकि कुछ एक जो है प्रजातियों में, जैसे कि सेब हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी, अखरोट, इनमें क्या है? फल की रचना में पुष्पासन भी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। इसके अंदर अंडाशय से तो फल बनता ही, उसके अलावा पुष्प के जो दूसरे हिस्से हैं पुष्पासन, उनसे भी क्या है? वो भी क्या है? फल के अंदर हिस्सेदारी दिखाते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अपन फॉल्स फ्रूट कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। इस प्रकार के फलों को मिथ्या फल या फिर आभासी फल कहते हैं। अधिकतर फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उन्हें यथार्थ या फिर वास्तविक फल कहते हैं, बता चुका हूं आपको। यद्यपि अधिकतर प्रजातियों में फल निषेचन का परिणाम होते हैं। अधिकतर जो प्लांट है उनके अंदर जो फल बन रहा है वो निषेचन का ही परिणाम है, पहले निषेचन होगा उसके बाद में फल बनेगा, ठीक है। परंतु कुछ ऐसी प्रजातियां जिनमें बिना निषेचन की फल बन सकता है, ठीक है, ऐसे फलों को अपन क्या कह सकते हैं? अनिषेक जनित फल कह सकते हैं। और एग्जाम्पल क्या इसका? केला, बनाना, इसका एक उदाहरण है, वो क्या है? केला, ठीक है। चलो, अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है। जो वृद्धि हार्मोन्स अपन 11वीं क्लास में पढ़ेंगे उनसे क्या है? इसको प्रेरित किया जा सकता है। और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। आप सबको पता है केले के अंदर कौन सा बीज होता? नहीं होता, ठीक है। चलो
बीज आवर्त बीजों को अनेक लाभ प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि में स्वतंत्र है, ठीक है। बीज की रचना काफी निर्भरतापूर्ण है। इसके साथ ही बीज नए पर्यायवासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं। बीज को आप एक जगह से दूसरी जगह पे लगाओगे तो वो लग सकता है, ठीक है, तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करते हैं। अब कोई एक प्रजाति मान लो किसी एक जगह पर लग रही है, तो आप बीज को लेके जाओ वहां से और दूसरी जगह पे लगा दो, कुछ दूसरे क्षेत्र में लगा दो, वहां पर भी बीज लग सकता है। तो ये क्या है, एक प्रजाति को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाने में मदद करता है कौन, बीज, ठीक है। जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित आहार भंडार होता है, इनमें आहार भंडार होता है। अल्पवेशक नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। अब जो बीज है उनके अंदर क्या होता है, आपको सबको पता है, उसके अंदर पोषण होता है, पहले से उनके अंदर पोषण का भंडार होता है, और वो पोषण का भंडार जो है तब तक चलता है जब तक वो बीज जो है अंकुरित होकर और इतना बड़ा ना हो जाए कि वो खुद प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बनाने लगे। तब तक उसको खाना कहां से मिलता रहेगा, वो जो भंडार उसका है बीज का, वो उसको खाना प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय संपाक को पैदा करते हैं जो विविधता के रूप में जो विविधता का रूप लेते हैं। अब ये लैंगिक जनन हो रहा था, यहां पर क्या है, जेनेटिक वेरिएशन तो आएंगे ही आएंगे, तो विविधता आएगी। चलो, बीज हमारी कृषि का आधार है, बीज के बिना कृषि हो ही नहीं सकती, ठीक है। जिसे बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रक्षुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो गेहूं देख रहे हो वो क्या है, सूखा हुआ होता है, निर्जलीकरण हो जाता है उसका, उसके अंदर पानी थोड़ी ना होता है, पानी की मात्रा नहीं होती, तथा अगले मौसम के लिए फल के रूप में उसको फसल के रूप में उसको उगाया जा सकता है। अब मैंने गेहूं निकाल लिए मान लो, ठीक है, गेहूं जो है उसकी फसल काट ली, ठीक है, गेहूं निकाल भी लिए, उसके बाद में बेच भी लिए, खा भी लिए, और फिर अगली साल जो उन्हीं गेहूं को मैं क्या कर दूंगा, बो दूंगा खेत के अंदर, तो वो उग भी जाएंगे, ठीक बात है, बीज के रूप में भी काम में ले लूंगा। चलो, बीज के परिक्षेपण छितराने के बाद वह कितने समय तक जीवित रह सकता है, ये मैंने आपको बता दिया कि बीज की जीवन क्षमता, ठीक है। यह अवधि पुनः व्यापक रूप से भिन्न होती है, अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग होगी। कुछ प्रजातियों में बीज अपनी जीवन क्षमता कुछ महीनों तक में ही खो देते हैं। बहुसंख्यक प्रजातियों में बीज कई वर्षों तक, उनकी जीवाश्म जो है वो कई वर्षों तक चलती है। कुछ बीज तो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपिनस आर्कटिकस, ठीक है, जिसे आर्कटिक टुंड्रा से खनित किया गया, ठीक है। ये एक अनुमानित रिकॉर्ड कितना है, 10,000 वर्ष पुराना है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, है ना। और फिर अपना आ जाएगा आगे, हाल ही का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन सम बीज फियोनिक्स डेक्टेलीफेरा का है, जिसे मर्त सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान खोज में पाया गया था। ये बातें आपको याद होनी चाहिए कि जो आपका 10,000 साल पुराना कौन सा है, वो है आपका लुपाइन वाला, ठीक है, और 2000 साल वाला पुराना वाला कौन सा है, वो आपका खजूर वाला है, फियोनिक्स डेक्टेलीफेरा, ठीक है। कहां से मिला, मर्द सागर के पास किंग हेराल्ड का जो महल था, ठीक है, उसकी खुदाई चल रही थी, उसके अंदर ये बीज मिला, ठीक है। चलो, ओके। पुष्पी पादपों के लैंगिक प्रजनन के बारे में संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद ये आगे बढ़ो, असंग जनन और बहुभ्रूणता की बात करते हैं। आ जाओ, पहले नोट्स में आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। असंग जनन एपोमिक्सिस क्या होता है, ध्यान से सुनना, इजी है बिल्कुल, कुछ भी हार्ड नहीं है। बिना निषेचन के बीज बनता है इसके अंदर। असंग जनन के अंदर क्या होता है, बिना निषेचन के बीज बनता है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, अनिषेक जनित फल बताए थे। इसके अंदर बिना निषेचन के फल बनता है। अगर बिना निषेचन के फल बन रहा है उसको क्या कहेंगे, अनिषेक जनित फल कहेंगे, और बिना निषेचन के अगर बीज बन रहा है उसको क्या कहेंगे, असंग जनन कहते हैं। समझ में आई बात है, बिना निषेचन के बीज बन रहा है असंग जनन, बिना निषेचन के फल बन रहा है अनिषेक जनित फल, ठीक है। यह अलैंगिक प्रजनन होता है लेकिन लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। ये जो असंग जनन है, एपोमिक्सिस जो है, ये होता तो अलैंगिक जनन है, होता तो ये अलैंगिक जनन, लेकिन करता क्या है, ये लैंगिक जनन को कॉपी करता है कि भैया मैं हूं तो अलैंगिक जनन, लेकिन मैं लैंगिक जनन जैसा दिखता हूं, ठीक बात है, ये आपको पता होना चाहिए। जो असंग जनन है वो बिना निषेचन के बीज बनाता है, और अलैंगिक जनन
प्रजनन होता है ये, लेकिन लैंगिक प्रजनन की नकल करता है। एग्जांपल क्या है कि एस्टेरियसी, एस्टेरियसी किसकी फैमिली है, जो आपकी सूरजमुखी वाली सनफ्लावर की। पोएसी आपकी जो घास वाली फैमिली है वो क्या है आपकी पोएसी फैमिली। तो ये दोनों आपको एग्जांपल इसके याद होने चाहिए। फिर बात करें बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता मतलब बहु आप समझते हो मतलब पोली, ठीक है, पोली मतलब बहु मतलब बहुवचन समझते हो आप, एक से ज्यादा, ठीक है, एक से अधिक कोई भी चीज है तो उसको लिए बहुवर्ड यूज करेंगे। भ्रूणता मतलब भ्रूण आपका, तो बहु मतलब बहुत सारे भ्रूण किसके अंदर होंगे ना, बहु मतलब बहुत सारे, भ्रूण मतलब भ्रूण, ठीक है, तो बहुत सारे भ्रूण जिसके अंदर बनेंगे उनको बहुभ्रूणता बोल दिया, ठीक है। तो बीज में एक भ्रूण से अधिक भ्रूण हो, ठीक है, एक भ्रूण होता है बीज के अंदर, अगर उससे अधिक भ्रूण अगर हो तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। बिना निषेचन के भ्रूण डायरेक्टली न्यूसेलस इंटेगुमेंट से बन जाता है। इसके अंदर होता क्या है, निषेचन के बिना ही भ्रूण किससे बनेगा, बिना निषेचन के न्यूसेलस और इंटेगुमेंट से क्या है भ्रूण बन जाता है। एग्जांपल क्या है इसका, सिट्रस, नींबू वगैरह जो है इनके बीज के अंदर बहुत सारे क्या है, नींबू वगैरह जो है, सिट्रस वाली जो फैमिली है पूरी नींबू वाली फैमिली, उनके जो बीज हैं उनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, भ्रूण होते हैं। अब आ जाओ एनसीईआरटी पे, फिर खत्म करते हैं। इधर भी सामान्य तौर पर बीज निषेचन के परिणाम होते हैं। सब सामान्य तौर पर तो बीज जो है वो निषेचन से ही बनते हैं। कुछ एक पुष्प पादप जैसे कि एस्टेरियसी फैमिली, ठीक है, चाहे घासों की फैमिली कौन सी, पोएसी फैमिली, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया विकसित कर ली है उन्होंने, जिसे अपन असंग जनन कहते हैं। बिना निषेचन के बीज बना लेंगे। बिना निषेचन के पैदा हुए फल को क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया अनिषेक जनित फल कहते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के अगर फल बन रहा है अनिषेक जनित फल, बिना निषेचन के बीज बन रहा है असंग जनन, ठीक है। इस प्रकार के असंग जनन अलिंगीय प्रजनन होते हैं, जो लैंगिक प्रजनन का अनुहारक है, मतलब उसकी नकल करते हैं। अंडो कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन, एक मिनट यहां पर छोड़ दिया, असंग जननीय बीजों के विकास के सैकड़ों तरीके हैं। कुछ प्रजातियों में द्विगुणित अंड कोशिका का निर्माण बिना अर्धसूत्री विभाजन के हो जाता है, ठीक है, जो बिना निषेचन के ही भ्रूण में विकसित होता था। उसके बाद में वो बिना निषेचन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो भ्रूण बन जाएगा, ठीक है। प्राय कई अवसरों पर जैसा कि बहुत सारे नींबू वंश, सिट्रस है आपका, नींबू वंश मतलब सिट्रस वाली पूरी फैमिली, ठीक है, तथा आम की किस्मों में भ्रूण कोश पुटी के आसपास कुछ बीजांड कायिक कोशिकाएं विभाजित होने लगती हैं और भ्रूण कोश को प्रोटूड होती हैं तथा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार की प्रजातियों को क्या कहते हैं, में प्रत्येक बीजांड में अनेक भ्रूण होते हैं। इस प्रकार की जो होती हैं, जैसे आपकी नींबू वाली फैमिली है, इसके अंदर बहुत सारे भ्रूण बनते हैं और इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता, ठीक। एक बीज में अधिक भ्रूण होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। और संतरे, ये तो आपकी इसमें आई गई है ना, नींबू वाली फैमिली में आ गई संतरा, तो ठीक है। बहुत से हमारे खाद्य एवं शाक फसलों की संकर किस्मों में उगाया जाता है। संकर किस्मों की खेती ने उत्पादकता को विस्मयकारी ढंग से बढ़ा दिया है। जो संकर किस्में होती हैं आपकी, जो हाइब्रिड जो फसलें होती हैं, उनकी वजह से क्या है, बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, उत्पादकता बढ़ गई है खेतों के अंदर। संकर बीजों की एक समस्या यह है कि उन्हें हर साल उगाना पड़ेगा आपको, है ना, हर साल आपको उगाया जाना चाहिए। यदि संकर किस्म एक का संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया गया है तो उसकी पादप संतति पृथककृत होगी और वह संकर बीज की विशिष्टता को यथावत नहीं रख पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर संकर बीज आपको करना है तो संकर बीज आपने बो दिया, फिर आप ये नहीं कर सकते कि जो आपने फसल बो दी, कटाई कर ली, उसके बाद में जो आपके पास में फसल आई है, ठीक है, जो आपके अनाज जो आया है उसी को आप अगली बार नहीं बो सकते, क्योंकि संकर बीज के अंदर ये है कि आपको हर बार नया बीज लेके आना पड़ेगा। उस बीज को आप बार बार काम में नहीं ले सकते, बार बार काम में लोगे तो वो जो है अपनी शक्ति जो खो देता है एक बार में, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशिष्टता नहीं होगी। इसके बाद असंग जनन से तैयार की जाती है। अगर संकर बीज को असंग जनन से अपन तैयार करें तो इसमें ये पृथक्करण वाली नहीं होगी। अगर जो संकर बीज है वो नॉर्मल प्रोसेस से तैयार किया गया है तो आप उसको एक बार लगाओगे, फिर उसकी फसल जो आएगी उसको आप बार बार नहीं बो सकते। जो फसल आपने काट ली उसको बार बार नहीं उगा सकते, ठीक है। लेकिन अगर वो संकर बीज किससे, असंग जनन से बनाया गया है तो उसके अंदर क्या है, एक बार आपने लगा दिया, मार्केट से लेके आए, लगा दिया आपने, उगा दिया, फसल काट ली, अनाज आ गया, उसी अनाज को आप अगली बार भी बुआई कर सकते हो, सेम ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन शर्त यही है कि वो जो बीज है वो असंग जनन से तैयार किया हुआ हो, ठीक। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग जारी रख सकते हैं। उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों की खरीदने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बस शर्त यही है कि वो असंग जनन से तैयार किया हुआ हो। संकर बीज उद्योग में असंग जनन की महत्ता के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशालाओं में असंग जनन की आनुवंशिकता को समझने के शोध चल रहे हैं। संकर किस्मों में असंग जनित जीन्स को स्थानांतरित करने पर अध्ययन चल रहे हैं, सारी बातें चल रही हैं। और यहां पर अपना चैप्टर जो समाप्त हो जाता है। समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताना। वीडियो
वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।